कि एक एक्ट होता था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 को रिप्लेस किया, रिपील किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 ने। 1986 का एक्ट हो या आज का 2019 का एक्ट हो, दोनों में ही 3 लेवल का, 3 टियर का कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी या मैकेनिज्म स्टेब्लिश किया गया था। मतलब अगर किसी कंज्यूमर को कोई डिस्प्यूट है तो उसका सॉल्यूशन 3 लेवल्स पे प्रोवाइड किया गया। सबसे टॉप लेवल पे ऑपरेट करते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, जिसको आमतौर पर नेशनल कमीशन बुलाया जाता है। उसके नीचे फंक्शन करती हैं स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, जिसको आमतौर पर स्टेट कमीशन बुलाया जाता है। और सबसे लोएस्ट लेवल पे फंक्शन करती हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने रिपील किया, रिप्लेस किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को, और इसमें 3 लेवल्स का कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी या मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया गया है। टॉप पे है नेशनल कमीशन, उसके नीचे है स्टेट कमीशन और सबसे नीचे है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। और ये जो कमीशंस हैं ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी हैं, मतलब सेमी जुडिशियल बॉडी हैं। इनके पास में सारी जुडिशियल पावर्स नहीं होती हैं, लेकिन कुछ कुछ जुडिशियल पावर्स हैं। और इन्हीं कमीशंस को आमतौर पे या तो कंज्यूमर फोरम्स बुलाया जाता है या कंज्यूमर कोर्ट्स बुलाया जाता है। ये टर्म्स कंज्यूमर फोरम्स, कंज्यूमर कोर्ट्स, यही आमतौर पे अपन सुनते हैं। ये जो नेशनल कमीशन है इसको स्टैब्लिश करने का काम किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। कौन स्टैब्लिश करता है नेशनल कमीशन को? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सबसे पहली बार नेशनल कमीशन को स्टैब्लिश किया गया इन 1988। आमतौर पे नॉर्मली नेशनल कमीशन फंक्शन करती है इन दी नेशनल कैपिटल रीजन, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई करके बोल सकती है कि किसी दूसरी जगह पे नेशनल कमीशन फंक्शन करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो नेशनल कमीशन की रीजनल बेंचेस को भी स्टैब्लिश कर सकती है। बड़ा सिंपल, कौन स्टैब्लिश करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है। और सबसे पहली बार कब की गई? 1988 में। फिर इसके नीचे आती है स्टेट कमीशंस। स्टेट कमीशन को स्टैब्लिश करने का काम किसका? स्टेट गवर्नमेंट का। आज की डेट में 35 स्टेट कमीशंस हैं। और ये जो स्टेट कमीशन है ये नॉर्मली फंक्शन करती हैं स्टेट कैपिटल में, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई करके बोल सकती है कि किसी दूसरी जगह पर स्टेट कमीशन फंक्शन करेगी। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो स्टेट कमीशन की रीजनल बेंचेस को भी स्टैब्लिश कर सकती है। और सबसे लोवेस्ट लेवल पे होती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन को भी स्टैब्लिश करने का काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन। कौन स्टैब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। आज की डेट में 678 है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी स्टैब्लिश कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सिंपल है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इसने रिप्लेस किया 1986 के एक्ट को। 3 लेवल पे कंज्यूमर डिस्प्यूट मैकेनिज्म को स्टैब्लिश किया गया। नेशनल कमीशन, उसको स्टैब्लिश करने का काम किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सबसे पहली बार कब स्टैब्लिश की गई? 1988 में। यूजुअली ये जो नेशनल कमीशन है ये नेशनल कैपिटल रीजन में फंक्शन करती है। स्टेट कमीशन को स्टैब्लिश करने का काम किसका? स्टेट गवर्नमेंट का। और यूजुअली फंक्शन करती है ये स्टेट की कैपिटल में। डिस्ट्रिक्ट कमीशन सबसे नीचे वाले लेवल पे कौन स्टैब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन को भी स्टैब्लिश कर सकती है। और ये क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं। आमतौर पे इनको कंज्यूमर फोरम्स या कंज्यूमर कोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे नेशनल कमीशन के बारे में। नेशनल कमीशन का कंपोजिशन क्या है? और कंपोजिशन के नाम पे बड़ा सिंपली लिख दिया गया कि नेशनल कमीशन में एक तो होंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अलावा कम से कम 4 मेंबर्स होंगे और ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर्स होंगे ये बता दिया जाएगा। 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर बताया, और आज की डेट में स्टेटस ये है कि नेशनल कमीशन में एक तो होते हैं प्रेसिडेंट, कम से कम होते हैं 4 मेंबर्स और ज्यादा से ज्यादा होते हैं 11 मेंबर्स। कम से कम 4 मेंबर्स और ज्यादा से ज्यादा 11 मेंबर्स। और जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें से एक विमेन होनी ही होनी चाहिए, ये मस्ट है। कंपोजिशन बड़ा सिंपल है। एक तो होते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अलावा कम से कम 4 मेंबर्स और ज्यादा से ज्यादा 11 मेंबर्स होने चाहिए। जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें से एक विमेन का होना मस्ट है। प्रेसिडेंट बन गए, मेंबर बन गए नेशनल कमीशन के। बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड हैं? अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा? कितनी सैलरी मिलेगी? अगर रिजाइन करना चाह रहे हैं तो कैसे रिजाइन कर सकते हैं? रिमूव कैसे किया जा सकता है? या अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट और अदर मेंबर्स की सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी, उससे रिलेटेड रूल्स भी बनाने की पावर किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और ये जो भी प्रेसिडेंट हैं, जो भी मेंबर्स हैं, इनको अपॉइंट करने का काम किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इच्छा से अपॉइंट नहीं करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। और इस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी को चेयर करने का, हेड करने का काम किसका? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का।
अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने बिहाफ पे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को नॉमिनेट कर देंगे, वो ऐड कर लेगा सर्च कम सिलेक्शन कमेटी को, जैसा भी सिनेरियो है। लेकिन ये सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जिसका भी नाम रिकमेंड करेगी, उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट या मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। बहुत सिंपल कंपोजिशन, एक प्रेसिडेंट, कम से कम 4 मेंबर्स, ज्यादा से ज्यादा 11 मेंबर्स, एक विमेन का होना मस्ट है मेंबर्स में से। क्या सर्विस कंडीशंस रहेंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट उससे रिलेटेड रूल्स बनाएगी। अपॉइंट करना है प्रेसिडेंट को, मेंबर्स को कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। अच्छा, प्रेसिडेंट बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी रखी गई? 50 ईयर्स। नेशनल कमीशन का आपको प्रेसिडेंट बनना है, मेंबर बनना है, कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए 50 साल। एक बार कोई प्रेसिडेंट बन गया, मेंबर बन गया नेशनल कमीशन का, तो वो कितने टाइम तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं, मेंबर रह सकते हैं? दे होल्ड ऑफिस फॉर 4 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स फॉर द प्रेसिडेंट एंड 67 ईयर्स फॉर द मेंबर्स, विच एवर इज अर्लियर। और ये अर्लियर इंपॉर्टेंट है, अपन ने ट्राइब्यूनल के टाइम पे भी समझाई है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान को नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट बना दिया गया एट द एज ऑफ 68, तो अब वो सिर्फ 2 साल तक प्रेसिडेंट रह सकता है, बिकॉज मैक्सिमम एज कितनी है? 70 है। हाँ, अगर किसी को 62 की एज में प्रेसिडेंट बना दिया गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर 4 साल तक रहो, क्योंकि मैक्सिमम एज कितनी है? 70। मिनिमम एज प्रेसिडेंट बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए कितनी? 50 साल। मैक्सिमम एज प्रेसिडेंट बनने के लिए 70 ईयर्स और मेंबर के लिए कितनी है? 67 ईयर्स। दे होल्ड ऑफिस फॉर 4 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स फॉर प्रेसिडेंट एंड 67 ईयर्स फॉर मेंबर्स, विच एवर इज अर्लियर। प्रेसिडेंट बना दिया गया, मेंबर बना दिया गया नेशनल कमीशन का, इनकी जो सैलरी है, इनके जो अलाउंसेस हैं, इनकी जो अदर सर्विस कंडीशंस हैं, दे कैन नॉट बी वेरीड टू द डिसएडवांटेज। इनको वेरी नहीं किया जा सकता डिसएडवांटेज के लिए। ये बड़ा सिंपल सा कंपोजिशन नेशनल कमीशन का। नेशनल कमीशन का जुरिस्डिक्शन क्या होता है? इसको भी 3 में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक होता है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। अब इस पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के तहत नेशनल कमीशन उन केसेस को सुनती है जहां पे गुड्स या फिर सर्विसेज की जो वैल्यू है वो कम से कम 2 करोड़ होनी चाहिए। मतलब 2 करोड़ का अगर डिस्प्यूट है या उससे ज्यादा का अगर डिस्प्यूट है तो नेशनल कमीशन को आप अप्रोच कर सकते हो। अच्छा, 2021 से पहले तक ये जो वैल्यू थी ये 10 करोड़ थी कि कम से कम 10 करोड़ का डिस्प्यूट होना चाहिए, 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का, तब आप नेशनल कमीशन को अप्रोच कर सकते हो। लेकिन फिर 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कम किया और आज की डेट में 2 करोड़, 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा का डिस्प्यूट है, 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा का वैल्यू इन्वॉल्व है, तो आप नेशनल कमीशन को अप्रोच कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ तो ये कि कितनी वैल्यू के केसेस में आप नेशनल कमीशन को अप्रोच कर सकते हो? कम से कम 2 करोड़। फिर इसके पास अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है। स्टेट कमीशन जो भी ऑर्डर्स पास करेगी उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो नेशनल कमीशन के सामने विद इन 30 डेज। जिस दिन स्टेट कमीशन ने ऑर्डर पास किया उसके विद इन 30 डेज में आप अपील कर सकते हो नेशनल कमीशन के सामने। अगर 30 दिन निकल गए हैं तो भी अगर नेशनल कमीशन चाहे तो आपका केस सुन सकती है, अगर नेशनल कमीशन ये सेटिस्फाइड है कि हाँ यार रीजन एग्जिस्ट करता था जिसकी वजह से आप विद इन 30 डेज में अपील फाइल नहीं कर पाए हो। नेशनल कमीशन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के जो केसेस होते हैं, उनके जो ऑर्डर्स होते हैं, उसके अगेंस्ट में भी अपील्स सुनती है। ये CCPA भी एक तरीके से कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को ही सॉल्व करने का काम करती है। अपील स्टेट कमीशन के जो भी केसेस हैं, जो भी ऑर्डर्स हैं, उसके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो नेशनल कमीशन में जाके विद इन 30 डेज। नेशनल कमीशन के पास में रिविजनल जुरिस्डिक्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टेट कमीशन है, उसने कोई ऐसी चीज पे अपना जजमेंट दे दिया जो बाय लॉ उसके पास में अथॉरिटी नहीं थी। ऐसे किसी चीज पे केस सुन लिया, ऐसा कोई केस सुन लिया, ऐसे किसी केस पे अपना जजमेंट दे दिया जहां उसको पावर ही नहीं थी केस को सुनने की, ऐसा कोई जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर लिया जहां तक उसका दायरा ही नहीं था, तो फिर ऐसे केसेस में नेशनल कमीशन उसको रेटिफाई करेगी। नेशनल कमीशन आएगी और बोलेगी नहीं साहब ये तो गलत हुआ है। या फिर स्टेट कमीशन हैज फेल्ड टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन वेस्टेड इन इट। कोई दिया हुआ है काम, स्टेट कमीशन को पावर दी हुई है, लेकिन स्टेट कमीशन किसी भी कारण की वजह से उस पावर को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, तो भी फिर जो है नेशनल कमीशन आ जाती है कि हाँ साहब हम सॉल्व करेंगे आपकी समस्या। या फिर किसी स्टेट कमीशन ने इलीगली फंक्शन किया या मटेरियल इरेगुलरिटी के चलते कुछ गलत जजमेंट दिया है, तो भी रिविजनल जुरिस्डिक्शन किसके पास में? नेशनल कमीशन के पास में। बड़ा सिंपल सा है। इसके बाद बात आती है अदर पावर्स की। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट
जो कि किसी कंज्यूमर के लिए अनफेयर है, उसको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नेशनल कमीशन नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑनलाइन डिलीवरी की जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो सामान बेचती हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में, उनके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो कि कंज्यूमर के लिए अनफेयर है, तो नेशनल कमीशन उसको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। नेशनल कमीशन ने कोई ऑर्डर पास किया और उसमें कुछ एरर हो गई, कुछ गलती हो गई, तो उसको रिव्यू करने की भी पावर किसके पास में? नेशनल कमीशन के पास में। नेशनल कमीशन ने कोई ऑर्डर एक्स पार्टी पास कर दिया है, मतलब एक पार्टी अवेलेबल थी, एक पार्टी की बातचीत सुनी और उसी की बातचीत सुनने के बाद ऑर्डर पास कर दिया, तो जो अग्रीव्ड दूसरी पार्टी है वो अगर चाहे तो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है और बोल सकती है कि साहब इस ऑर्डर को खारिज किया जाए, हमारी भी तो बात सुनो, दूसरा पक्ष भी तो, उसको सुनो, उसके बाद ऑर्डर देना, ये भी पावर है। एंड नेशनल कमीशन जो है उसके पास में ये भी पावर है कि किसी एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने कोई केस चल रहा है, नेशनल कमीशन चाहे तो उस केस को किसी दूसरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने ट्रांसफर कर सकती है, खुद से भी कर सकती है या फिर जो कंप्लेनेंट है वो अगर एप्लीकेशन दे तो भी कर सकती है। देखो अदर पावर्स में एक अपन क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि कंज्यूमर के लिए अनफेयर है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की पावर, कोई गलती हो गई है तो उसको रिव्यू करने की पावर। एक्स पार्टी अगर कोई ऑर्डर डिक्लेयर कर दिया तो अग्रीव्ड पार्टी जो दूसरा पक्ष है वो बोल सकता है कि नहीं, हमारी बात भी सुनी जाए और ये जो ऑर्डर है इसको खारिज किया जाए। और नेशनल कमीशन अगर चाहे तो किसी एक स्टेट में कोई एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन कोई केस सुन रही है, उसको चाहे तो ट्रांसफर कर सकती है किसी दूसरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास में। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी है नेशनल कमीशन के पास में, ये जितने भी स्टेट कमीशंस फंक्शन कर रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, ध्यान रखना कि यार ये ठीक तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फंक्शनिंग बढ़िया चल रही है इनकी नहीं चल रही है, ये काम किसका है? नेशनल कमीशन का। कोई स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट है, कोई मेंबर है, उसके अगेंस्ट में कोई एलिगेशन लगाया गया है, उस एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट करने की भी पावर किसकी है? नेशनल कमीशन की है। और इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो भी रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट को सबमिट करते हैं वो किसको? कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को। एक तो ये कि स्टेट कमीशंस का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है उसको मॉनिटर करने का काम, किसी स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट मेंबर के अगेंस्ट में कोई एलिगेशन है उसको इंक्वायर करने का काम, उसके अलावा एक यूनिफॉर्म हियरिंग प्रोसीजर रहे थ्रू आउट, उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इश्यू करने का भी काम किसका है? नेशनल कमीशन का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजस्थान की स्टेट कमीशन अपने हिसाब से कुछ भी प्रोसीजर अडॉप्ट कर रही है, एमपी की कुछ भी कर रही है, यूनिफॉर्म प्रोसीजर रहे सुनवाई का, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम किसका? नेशनल कमीशन का। प्रायर सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉपीज प्रोड्यूस्ड बाय वन पार्टी टू अपोजिट पार्टी, कोई केस है उसमें एक पार्टी ने कोई डॉक्यूमेंट पेश किए अपनी बात को साबित करने के लिए, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दूसरी पार्टी को भी मिले, ये भी इंश्योर करने का काम किसका है? नेशनल कमीशन का है। जो भी जजमेंट्स दिए जा रहे हैं उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये भी इंश्योर करने का काम किसका? नेशनल कमीशन का। भाई बहुत सारे लैंग्वेजेस में हो सकता है जजमेंट दिया गया हो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो, ये भी जिम्मेदारी किसकी है? नेशनल कमीशन की है। और जितने भी डॉक्यूमेंट है उनकी कॉपीज का स्पीडी ग्रांट, मतलब जल्दी से जल्दी सभी पार्टीज को मिल जाए, ये भी इंश्योर करने का काम किसका है? नेशनल कमीशन का। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जितने भी स्टेट में कमीशंस ऑपरेट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कमीशंस ऑपरेट कर रहे हैं, इनकी फंक्शनिंग को ओवरसी करना, चेक करना, और ये ध्यान रखते हुए चेक करना कि उनका जो फ्रीडम है, उनका जो क्वाजी जुडिशियल फ्रीडम है, उसमें इंटरफेरेंस ना हो। नेशनल कमीशन देखे कि हाँ सही से फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि उनके फ्रीडम में इंटरफेरेंस करना शुरू कर दे। ये सारे काम है नेशनल कमीशन के, और बहुत सिंपल सा इजी सा टॉपिक है, होपफुली समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।